एक साधारण सी झोपड़ी का दृश्य। रात का समय। अंदर एक चारपाई पर बुखार से तपता हुआ 12 साल का राहुल पड़ा है। उसकी बड़ी बहन 22 साल की प्रिया उसके माथे पर पट्टी रख रही है। छोटी बहन 19 साल की नीतू एक तरफ बैठकर रो रही है। राहुल, मेरे भैया, आखिर कब तक हम तेरे दर्द को देखते रहें? डॉक्टर ने कहा था ना, इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, पर उस इंजेक्शन की कीमत। दीदी, कल से राहुल ने कुछ खाया ही नहीं, बस पानी पी पी कर पड़ा है। हमारे पास तो राशन के पैसे भी खत्म हो गए हैं। हमने माँ बाप को खोकर जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी, वो भी तो चाचा ने हड़प ली। इस झोपड़ी में हम तीनों कब तक जूझते रहेंगे? अचानक राहुल की आंखें खुलती हैं। वो कमजोर स्वर में बोलता है, दीदी, पानी, प्यास लगी है। प्रिया तुरंत उसे पानी पिलाती है। राहुल का हाथ थामकर रख देती है। दीदी, मत रोना, मैं ठीक हो जाऊंगा। कल सुबह ही मैं मजदूरी के लिए चला जाऊंगा। अब्बा अम्मी ने तुम्हें हमारी जिम्मेदारी सौंपी थी राहुल, पर हम दोनों बहनें तुम्हें ठीक से पाल भी नहीं पा रही। हम कैसी बहनें हैं? दरवाजे पर दस्तक होती है। नीतू दरवाजा खोलती है। बाहर उनके चाचा राम सिंह और चाची शांति खड़े हैं। प्रिया, तुम लोगों की हालत देखकर दिल दुखी होता है। बस अब और नहीं। हमने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। हाँ बेटी, तुम तीनों का भला चाहते हैं हम। देखो, राहुल बीमार पड़ा है और तुम दोनों लड़कियों का अभी तक कोई ठिकाना नहीं। हमने प्रिया के लिए शहर में एक अच्छे घर में नौकरी का प्रबंध कर दिया है और नीतू की शादी का प्रस्ताव भी आ गया है। नौकरी? शादी? अचानक आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों होने लगी? फिक्र इसलिए कि तुम तीनों की वजह से गांव में हमारी बदनामी हो रही है। लोग कहते हैं कि हम अनाथ भतीजे भतीजियों की देखभाल नहीं कर रहे। प्रिया, तुम नौकरी करोगी तो पैसे कमाओगी और नीतू की शादी से एक जिम्मेदारी कम होगी। पर राहुल का क्या? वो तो अभी छोटा है। राहुल की चिंता मत करो, वो हमारे साथ रहेगा। हम उसकी देखभाल करेंगे। झूठ! आप लोग हमारी जमीन हड़पना चाहते थे और अब हमें बिछड़वाना चाहते हो। आप राहुल को अपने साथ इसलिए रखना चाहते हो ताकि वो आपके खेतों में मजदूरी करे। मैंने सुना है आप लोगों की बातें। अब बस करो, या तो हमारी बात मानो, नहीं तो इस झोपड़ी से भी बेदखल कर दोगे तुम्हें। फिर भीख मांगते फिरना। चाचा चाची गुस्से से चले जाते हैं। झोपड़ी में सन्नाटा छा जाता है। राहुल उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। दीदी, क्या तुम दोनों मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? कभी नहीं राहुल, कभी नहीं। हम तीनों एक दामन में अनाथ हुए थे। एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। तू हमारा भाई है, हमारी शान है। तुझे छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ भैया, चाचा चाहे हमें मार डालें, पर हम तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तू हमारा खून है। पर मैं ही तो तुम दोनों के लिए बोझ बन गया हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी खराब हो रही है। अगर मैं नहीं होता तो शायद तुम दोनों की जिंदगी अच्छी होती। सुन राहुल, तू कभी बोझ नहीं है, तू हमारी ताकत है। जब अम्मा अब्बा चले गए थे तब तू सिर्फ 7 साल का था। तेरा हाथ पकड़कर ही तो हमने इस जिंदगी की लड़ाई लड़नी शुरू की थी। तेरी मुस्कान हमारा सहारा है। दीदी सही कह रही है भैया। जब तू बीमार पड़ता है तो लगता है जैसे हमारी दुनिया ही टूट गई है। हम तेरे बिना अधूरी हैं। प्रिया अचानक कुछ सोचती है और अपनी गर्दन से एक पुरानी सी लॉकेट उतारती है। ये उनकी माँ की एकमात्र निशानी है। ये लो, ये अम्मा की लॉकेट है। इसे बेचकर हम राहुल का इलाज करवाएंगे और फिर हम तीनों इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, शहर चले जाएंगे। पर दीदी, ये तो अम्मा की एकमात्र यादगार है। अम्मा की सबसे बड़ी यादगार तो ये राहुल है नीतू, ये लॉकेट नहीं। हम मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दीदी, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और तुम दोनों का नाम रोशन करूँगा। मैं वादा करता हूँ। हम जानते हैं राहुल, हमें तेरे पर पूरा भरोसा है। अब सो जाओ, कल सुबह हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। याद रखो, हम तीनों
एक हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, चाचा की चाल भी नहीं। हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम एक दूजे के लिए जिएंगे। और एक दूजे के लिए मरेंगे। कुछ महीने बाद का दृश्य। एक छोटे से शहर की झुग्गी बस्ती, एक कमरा जिसमें तीनों भाई बहन रहते हैं। राहुल अब स्वस्थ है और सब्जियां बेचने जाने की तैयारी कर रहा है। राहुल, ध्यान रखना, दोपहर में ये रोटी खा लेना और उधर वाली गली में मत जाना, वहाँ के बदमाश लड़के तुझे परेशान करते हैं। चिंता मत करो दीदी, अब मैं समझदार हो गया हूँ। आज मैं नई जगह पर कोशिश करूँगा। होटल वालों को सब्जी सीधे दे आऊँगा, दाम अच्छे मिलेंगे। भैया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगेगी। राहुल जाता है। प्रिया और नीतू सिलाई का काम करने बैठती हैं। नीतू, ये दर्जी का काम भी कोई काम है? रात दिन सिलाई करते करते आंखें दुखने लगी हैं। पर राहुल के स्कूल की फीस देनी है, उसे पढ़ लिख कर इंसान बनाना है। दीदी, कभी कभी लगता है जैसे हमारी जिंदगी इसी सिलाई मशीन में फंसकर रह गई है। सुबह से शाम तक बस टाके ही टाके। हिम्मत रख बहना, ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। जब राहुल नौकरी करेगा तब हम आराम से रहेंगे। शाम का समय। राहुल लौटता है। उसके कपड़े फटे हैं और चेहरे पर चोट के निशान है। अरे भैया, ये क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा तुझे? कहाँ दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं दीदी, बस बाजार के बड़े दुकानदार ने सब्जी का रेहड़ी उलट दिया। कहा कि तुम गरीब लोग यहाँ सब्जी नहीं बेच सकते। मैंने कहा मैं पैसे लेकर आया हूँ, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। क्या वो तुझे मारेगा? चलो अभी पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। नहीं दीदी, पुलिस हम गरीबों की नहीं सुनती। वो तो उन दुकानदारों की तरफदारी करेगी। हम और मुसीबत में फंस जाएंगे। पर भैया, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पढ़ाई, हम सब कुछ छोड़कर शहर आए थे ताकि तुम पढ़ सको। पर मैं पढ़ूंगा भी। ये चोटें तो भर जाएंगी, पर मेरा हौसला नहीं टूटेगा। कल से मैं दूसरे इलाके में जाऊंगा, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। तीनों चारपाई पर बैठे हैं। राहुल, तुम्हें एक बात बताती हूँ। आज दर्जी ने कहा कि अगर हम रात दिन काम करें तो महीने में 2000 रुपए ज्यादा कमा सकते हैं। पर दीदी, इतना काम करेंगे तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। तुम दोनों पहले से ही इतना काम करती हो। मैं स्कूल छोड़कर पूरे दिन काम करूंगा। बस ये बातें मत करो राहुल, तुम्हारी पढ़ाई से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तुम्हें डॉक्टर बनाकर रहेंगे। हाँ भैया, तुम्हारी पढ़ाई हमारे लिए सब कुछ है। तुम हमारे माँ बाप का सपना हो। सभी चुप हो जाते हैं। फिर राहुल बोलता है, दीदी, नीतू दीदी, आज मैं वादा करता हूँ, मैं इतनी मेहनत से पढ़ूंगा कि एक दिन तुम दोनों को सिलाई मशीन छोड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हें महंगे कपड़े पहनाऊंगा, अच्छे घर में रखूंगा। हमें तो बस तेरी खुशी चाहिए राहुल। तू जब डॉक्टर बन जाएगा तब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और तब हम चाचा के सामने सिर उठाकर खड़े हो सकेंगे, उन्हें दिखा सकेंगे कि अनाथों ने भी कुछ कर दिखाया। मैं सिर्फ चाचा को नहीं, पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि दो बहनों के प्यार और त्याग ने किसी अनाथ को क्या बना दिया। हम तीनों, एक दिल, एक जान, एक सपना। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे। अगले दिन का दृश्य। राहुल स्कूल जाते समय रास्ते में कचरा बीनता हुआ एक बूढ़ा आदमी देखता है। बाबा, ये लो, मेरे पास और कुछ नहीं है। बेटा, तू खुद कमजोर दिख रहा है। तू मुझे रोटी क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरी बहनों ने सिखाया है कि जब तक हमारे पास एक रोटी है, उसे बांटकर खाना चाहिए। तेरी बहनें बहुत अच्छी हैं। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। राहुल स्कूल चला जाता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता रह जाता है। शाम को जब राहुल लौटता है तो वो बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। बेटा, मैंने पूरे दिन तेरे बारे में पूछताछ की। तू और तेरी बहनें बहुत संघर्ष कर रही हो। मैं इस इलाके का पुराना डॉक्टर हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, पर अब भी पढ़ा सकता हूँ। क्या मैं तुझे पढ़ा सकता हूँ? प्रिया और नीतू दरवाजे से बात सुन रही हैं। वे बाहर आती हैं। आप डॉक्टर हैं? हाँ बेटी,
मैं डॉक्टर शर्मा हूँ। तुम्हारे भाई ने आज सुबह मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं चाहता हूँ कि राहुल को मैं पढ़ाऊं। मेरे पास कोई परिवार नहीं है। शायद भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए भेजा है। तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास आपको फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। फीस? बेटे, आज सुबह तूने मुझे जो रोटी दी थी वो तेरी फीस है। अब मैं तुझे रोज पढ़ाऊंगा। तू डॉक्टर बनेगा, ये मेरा वादा है। प्रिया और नीतू खुशी से रोने लगती हैं। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। भैया देखा, हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा सर। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। उठो बेटे, तेरे अंदर जो दृढ़ संकल्प है वही तुझे सफल बनाएगा। और हाँ, तुम दोनों बहनें भी मेरी बेटियां हो। अब तुम्हें अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आखिरकार उनकी किस्मत बदलने वाली थी। ये हमारी नई शुरुआत है। और ये शुरुआत हम तीनों की मेहनत, प्यार और एकता की वजह से संभव हुई है। 1 साल बाद का दृश्य। शहर के कमरे में मॉनसून की एक शाम। बाहर तेज बारिश हो रही है। छत से पानी टपक रहा है। तीनों भाई बहन बरसाती में पानी इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। नीतू, जल्दी करो, वो कोना भी भरने वाला है। राहुल, तू उन किताबों को बचा ले, गीले ना हो जाएं। दीदी, कभी कभी लगता है जैसे हम गांव की झोपड़ी में ही बेहतर थे। वहां कम से कम छत तो नहीं टपकती थी। पर भैया, वहाँ तो हमारे अपने ही हमें मारने पर तुले थे। यहाँ कम से कम हमें डॉक्टर साहब जैसा सहारा मिल गया। अचानक बिजली चली जाती है। पूरा कमरा अंधकार में डूब जाता है। अब क्या करेंगे? आज रात का काम भी रुक गया। कल सुबह तक बिजली आएगी भी या नहीं? दीदी, चिंता मत करो, मैंने मोमबत्ती रखी है। आज रात मैं मोमबत्ती की रोशनी में ही पढ़ लूंगा। पर भैया, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। कल सुबह फिर सब्जी बेचने जाना है ना। एक लंबी सांस के साथ प्रिया बोलती है, सुनो, कभी कभी मन होता है कि चलो वापस गांव चलते हैं। वहाँ की हवा, वहाँ के खेत, वहाँ की नदी। नहीं दीदी, हम वहां कभी नहीं लौटेंगे। जिस जमीन के लिए चाचा ने हमें मारने की कोशिश की, उस जमीन पर हमारा कोई हक नहीं है। पर भैया, वहाँ हमारे माँ बाप की कब्रें हैं, उनकी यादें हैं। कभी कभी रात में माँ का सपना आता है। वो कहती हैं कि बेटी, तू मेरे राहुल का ख्याल रखना। नीतू की आवाज रुंध जाती है। राहुल, तू समझता नहीं, गांव हमारी जड़ें हैं। चाहे वहाँ कितने भी कांटे क्यों ना हो, पर वहाँ हमारा बचपन बीता है। माँ की गोद की याद है, पिताजी के कंधों का सहारा याद है। और वहीं चाचा ने हमें घर से निकाला था। वहीं लोगों ने हमारी मदद करने की बजाय चाचा का साथ दिया था। वहीं रिश्तों की कीमत सिर्फ जमीन और पैसे तक सिमट गई थी। एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती है। राहुल, तू बहुत बड़ा हो गया है। तूने बहुत कुछ सहा है, पर एक बात याद रख, बुराई देखकर अच्छाई को नहीं भूलना चाहिए। गांव में चाचा जैसे लोग भी थे तो शिक्षक जी जैसे लोग भी थे, जिन्होंने हमें 3 दिन छुपा कर रखा था। हाँ भैया, और वो बुआ जो रोज रात में चुपके से हमारे लिए खाना लाती थी। वो कालू चाचा जो हमें बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे। माफ करना दीदी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम तीनों सुरक्षित रहें। मैं डरता हूँ गांव जाने से, कहीं फिर से वही दिन न लौट आए। अचानक दरवाजा खटखटाता है। तीनों चौंक जाते हैं। इस बारिश में कौन? दरवाजा खोलते हैं। बाहर डॉक्टर शर्मा खड़े हैं, पूरी तरह भीगे हुए। डॉक्टर साहब, आप इतनी बारिश में? बेटे, जब बिजली गई तो मुझे तुम लोगों की चिंता होने लगी। मैं जानता था कि तुम लोग मोमबत्ती में पढ़ोगे। लाओ, मैं लैंप लेकर आया हूँ। डॉक्टर शर्मा एक सोलो लैंप निकालते हैं। कमरा रोशन हो जाता है। आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तुम तीनों अब मेरे अपने हो। आज मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। प्रस्ताव? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मेरे साथ रहो। मेरे पास 3 कमरे का मकान है, बड़ा है, अकेला रहता हूँ। तुम लोग आ जाओ मेरे साथ। तीनों हैरान रह जाते हैं। पर हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बोझ? राहुल,
तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम तीनों की मेहनत, तुम्हारा प्यार, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अपनों की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हम क्या कहें? और एक बात, राहुल, तेरी पढ़ाई के लिए मैं तुझे गांव वापस ले जाना चाहता हूँ। गांव? पर क्यों? क्योंकि तुझे अपने संघर्ष की जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। तुझे देखना चाहिए कि तेरे जैसे कितने और बच्चे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, तुझे अपने चाचा को दिखाना चाहिए कि तू क्या बन गया है। राहुल की आंखों में चिंगारी सी दौड़ जाती है। आप सही कह रहे हैं सर। मैं डरता था, पर अब नहीं डरूंगा। मुझे उन लोगों को दिखाना है कि अनाथ होना कोई कमजोरी नहीं है। पर दीदी, क्या हम वाकई लौटेंगे? हाँ नीतू, समय आ गया है लौटने का। पर इस बार हम भिखारी बनकर नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा बनकर लौटेंगे। बिल्कुल सही, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब मिलकर तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर ठीक है, चलो वापस चलते हैं उसी गांव में जहां से हमारा संघर्ष शुरू हुआ था। वहीं से हमारी जीत की कहानी भी शुरू होगी। हम तीनों और अब हमारे डॉक्टर पापा सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। और इस बार हम जीत कर रहेंगे।